तो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पार्ट नंबर फर्स्ट किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम इस क्लास में करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पार्ट नंबर सेकंड। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। और मैंने आपको पहले भी बताया, अंगणित परीक्षण का जो ये पार्ट होता है, अगर आपने ये पेपर में सही किया तभी आपका सिलेक्शन जो है होगा, अदरवाइज सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये जो आपको 4 संख्याएं दी हैं, आपको बताना कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो बच्चों, जो भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, उसके कभी भी अंतिम के 2 अंक, बाद के जो 2 अंक है वो कभी भी दोनों के दोनों विषम नहीं होते हैं, यानी कि ओड नंबर नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखिए 1 और 5 है, ये भी ओड नंबर है, तो ये भी नहीं है। 1 3 ये भी ओड नंबर है, ये भी नहीं है, ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 19,881 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाद में देखिए एक विषम और एक सम संख्या है। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं में लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, बाद के 2 अंक कभी भी दोनों के दोनों विषम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है अगला कि 4, 9, 25 और 49 के क्रम में अगली संख्या क्या होगी। और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए ये है क्या चीज़। ये आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं। 4 जो है वो आपका 2 का वर्ग होता है। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूँ तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। उसके बाद की जो संख्या है मेरी यहाँ पे 9, ये 9 जो है मेरा 3 का वर्ग है। देखो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। उसके बाद क्या है आपका 25, जो कि 5 का वर्ग है। उसके बाद है हमारा 49, जो कि 7 का वर्ग है। तो अगली क्या संख्या होगी हमें ये बताना है। तो कुछ बच्चे इसमें कहेंगे कि सर ये तो 3, 5, 7, उसके बाद 9 का वर्ग होना चाहिए 81। अगर बच्चों आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ पे 2 भी है, तो आपका जो 2 है, 3, 5 और 7, इन संख्याओं के वर्ग की ये सीरीज दे रखी। और ये सारी संख्या ना विषम है ना सम है, ये संख्याएं अभाज्य है, वो संख्या है जो किसी से नहीं कटती है। तो अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 7 के जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 11 होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 11 का वर्ग आएगा, जो कि 11 का वर्ग होता है 121। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53। संख्या 4, 20 और 28 के मासा और लासा का योगफल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 4 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर बच्चों 20 के अभाज्य गुणनखंड, 2 पंजे 2.20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। फिर यहाँ पे बच्चों 28 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 14, 2 सते 14 और 7 एकम 7। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2। 20 के अभाज्य गुणनखंड है आपके 2 गुणा 2 गुणा 5। और 28 के अभाज्य गुणनखंड है आपके 2 गुणा 2 गुणा 7। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका मासा निकाल लेंगे, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखो 2 है दोनों में, और ये भी तीनों में 2 2 है। तो एचसीएफ आपका 2 गुणा 2 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो दोनों में गुणनखंड है उनको तो हम लिखेंगे ही, मीन्स 2 × 2, और इन 2 में आपका 5 और 7 भी आएगा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 सते 140। तो एलसीएम बच्चों इनका 140 आ गया, और मासा आपका 4 आ गया। प्रश्न में पूछा गया लासा और मासा का योगफल कितना होगा। तो लासा 140 है और मासा 4 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में नापा जाए तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी, हमें ये बताना है। तो किसी भुजा का वर्ग अगर एकांक वर्ग मीटर में मापा जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारा वर्ग है उस वर्ग की सभी भुजाएं कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अगर भुजा 1 मीटर है तभी जाकर हमारा जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर आएगा। ये इसने कहा है कि भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में नापा जाता है, तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी, इसका हमें बच्चों विकर्ण बताना है कि विकर्ण क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो भुजा होगी ना वो बच्चों 1 ही मीटर होगी। और मैंने आपको बताया था कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा में √2। अब यहाँ पे बच्चों भुजा कितनी है हमारी, भुजा तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की गुणा √2 में करूँगा तो बराबर कितना आएगा, √2 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, एकांक वर्ग मीटर कहे तो ऐसे वर्ग की जो भुजा होती है वो 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। यहाँ पे दिया है 40,320 को 8 से भाग करें, फिर 9 से भाग करें और फिर 10 से भाग करें, तो इसका मान क्या होगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका मान। सो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए हल करने के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे पहली संख्या आपकी 40,320,
इसको भाग करोगे, जितने भी पीछे भाग के निशान में संख्याएं लिखी हैं इन सब की गुणा से, यानी कि 8 गुणा 9 और गुणा में 10, इनसे इसको भाग करोगे, आंसर आ जाएगा 10 से। तो ये 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ से बच्चे 8 पंजे 40, 3 में पहाड़ा चेंज नहीं चलेगा 0, और 8 चौक 32, 504 हो गया। 9 से 504 को काटेंगे, 9 पंजे 45, और कितने बचे आपके 5, और 9 6 54, तो कितनी से आया आपका 56। इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57। ये भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि √3 का मान अगर 1.732 हो तो √3/4 का मान क्या होगा। तो बच्चों हमें √3/4 का मान बताना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसमें वैल्यू रखते हैं, 4 से भाग करते हैं, हल करते हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको पहले क्या करना है, इस रूट को अलग अलग लगा लेना है, 3 पर और 4 पर भी। बच्चों √3 जो है वो तो आपकी संख्या के गुणनखंड हो नहीं सकते, तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, और √4 है ये 2 का वर्ग होता है, तो √4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 हो जाएगी। अब आपको पहले आप स्क्वायर रूट को हल करोगे, उसके बाद इसकी वैल्यू रखोगे। √3 की वैल्यू 1.732, इसको 2 से भाग करोगे, 2 8 16 दशमलव लगेगा, 2 1 2, 2 6 12, तो 0.8616 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 2 8 16 बचा एक, अच्छा 2 6 12 आएगा यहाँ पे बच्चे, तो 0.866 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखना, पहले आपको अंडर रूट सोल्व करना है, उसके बाद इसमें वैल्यू रखनी है, तब आपका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5x बराबर 12 है, यदि 5x बराबर 12 है तो इसका मान क्या होगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान बताना है क्या आएगा। सो बच्चों समीकरण हमारी है 5x - 5 बराबर 12। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5x, मैंने क्या कहा था आपको, जो x वाली संख्या उसको लेफ्ट में रखना, बाकी सब संख्याओं को राइट में, तो 12, और ये जो 5 माइनस है इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तब ये 5x बराबर 12, 5 कितना हो गया आपका 17, और x बराबर जो x के गुणा में होता है वो संख्या के भाग में चला जाता है, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों आपका 17/5, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 58। 3 की घात 4 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, हमें ये बताना है। 3 की घात 4 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो क्या मिलेगा। 3 की भाग 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की 4 बार गुणा ऐसे, और भाग इसको 5 से करें, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो कितना हो गया आपका 81 डिवाइड बाई 5। अब 81 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से उतारा 1, 5 छंग 30, तो शेषफल कितना बचा आपका 1। तो 3 की घात 4 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 देखिए, ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर आपको होना नहीं है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे इसको करोगे आप। प्रश्न में कहा गया है 5/19, ये हो गया 5/19 का योज्य प्रतिलोम। जब किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना होता है, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो बस हमें क्या करना होता है, इसी संख्या में माइनस का निशान लगा देता है, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। तो किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, पहले इनकी गुणा कर लो, पंजो पंजो कितना हो गया 25, और 19 के 19 से गुणा करेंगे 361 के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, पहले ये संख्या थी, ये इसका योज्य प्रतिलोम, इनकी गुणा किया, ये हमारा इसका गुणनफल आ गया। अब इस गुणनफल का क्या करना है आपको, गुणात्मक यानी कि मल्टीप्लेटिव इनवर्स आपको निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अब इस संख्या का जब मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूंगा तो इसका मतलब होता है इसको उल्टा कर देना, फिर से अंश को हर और हर को अंश, यानी कि आपका हो जाएगा 361/25, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों कोई भी संख्या हो आपको, अगर मैंने 5 लिखा और 5 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना तो आप कहोगे 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा, और अगर मैंने 5 लिखा और मैंने कहा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप कहोगे भाई 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसका 1 माना जाता है, और अगर यही संख्या आपके बटे में होती है इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 7/2 हो जाता। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60। एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल की जरूरत होती है, तो 42 दिन के लिए कितने चावल की जरूरत पड़ेगी हमें बताना। तो भाई 7 दिन 7 डे के लिए यहाँ पे लगते हैं 280 किलोग्राम, तो इसका मतलब एक दिन में कितना लगेगा, एक दिन का निकाल लीजिए, 280 को 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, तो एक दिन में लगते हैं 40 किलोग्राम चावल। पूछ रहा 42 दिन में कितने लगेंगे, तो आप लिखिए 42 दिन 42 डेज इजकल टू 42, और एक दिन में लगते थे 40, इसकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पहला प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो मैंने आपको बताया पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी अंतिम की जो दो संख्या है वो विषम संख्याएं नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।